वेलकम टू एमएस क्लासेस। मैं के आरजाट लेके आऊँ आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक स्पेशल क्लास है जिसमें आज अपन पढ़ेंगे जो अपना चैप्टर चल रहा था शक्ति सत्ता और वेदता। इसी चैप्टर की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसे में आज हम आगे बढ़ेंगे। और आज का पहला सवाल है अपना करिश्माई सत्ता। अपना सवाल है फर्स्ट सवाल अपना करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता क्या होती है? करिश्माई सत्ता के बारे में अपने को बताना है कि करिश्माई सत्ता क्या होती है, इसके क्या उदाहरण होते हैं, ये बताना है अपने को। तो करिश्माई सत्ता के बारे में बात करें तो यहाँ पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। करिश्माई सत्ता ही नहीं अपन पढ़ेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपको रूप। सत्ता के 3 रूप होते हैं। पहला तो ये हो गया करिश्माई सत्ता हो गया, ठीक है। दूसरा पर बात करेंगे परंपरागत सत्ता। और थर्ड की अपन बात कर लेते हैं कानूनी, या जिसे अपन कह सकते हैं तर्क संगत सत्ता। सत्ता के 3 रूप होते हैं, परंपरागत हो गया, करिश्माई हो गया और कानूनी तर्क संगत सत्ता हो गया। बात करेंगे अपन करिश्माई सत्ता की, इसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। करिश्माई सत्ता क्या होती है? करिश्माई सत्ता में क्या होता है कि व्यक्ति के गुणों एवं चमत्कार पर आधारित, किन पर आधारित होती है? गुण प्लस चमत्कार, गुण प्लस चमत्कार पर आधारित सत्ता होती है। इसमें सत्ता का आधार क्या होता है? करिश्माई सत्ता में सत्ता का आधार क्या होता है? भावनाएं। सत्ता का आधार क्या होता है? भावनाएं होती है, ठीक है। जिसमें व्यक्ति के एक इशारे पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखना, करिश्माई सत्ता में व्यक्ति के एक इशारा करते ही बड़े से बड़ा त्याग करने को लोग तैयार हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि महात्मा गांधी, पूरा देश उन्हें बापू के नाम से पुकारता था। महात्मा गांधी के एक आह्वान पर बड़े बड़े आंदोलन हो जाया करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। महात्मा गांधी के अंदर गुण थे और चमत्कार। कहने का मतलब, अगर महात्मा गांधी ने किसी व्यक्ति को कोई आदेश दे दिया तो ऐसा चमत्कार होता था कि वो व्यक्ति महात्मा गांधी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। इसके अलावा जैसे बात करें हिटलर, चाहे वो डर से ही सही कैसे हो, लेकिन आदेश की पालना जरूर हुआ करती थी, ठीक है। जैसे मान लो नेहरू जी की हो गई। और चलो ये तो बातें हो गई पुरानी। अरे आज की बात कर लो। आज मोदी जी अगर आदेश देते हैं कि घर में कोरोना आ रहा है साहब, थाली बजाओ, तो लोगों ने थाली भी बजाई कि नहीं बजाई? मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ, लोगों ने दीपक भी जलाया। ये होता है करिश्माई सत्ता। क्या मोदी जी घर घर आए थे कहने के लिए? नहीं। क्या आप और मैं कहते हैं कि पूरी दुनिया थाली बजाओ तो कोई थाली बजा लेगा? नहीं बजाएगा, क्योंकि अपने अंदर गुण चमत्कार और लोगों से जुड़ी हुई भावनाएं अपने अंदर नहीं है, ठीक है। चमत्कारिक नेतृत्व है। जिन लोगों के पास चमत्कारिक नेतृत्व होता है उन लोगों के एक इशारे पर ही बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं करिश्माई सत्ता। कि व्यक्ति कहीं दूर बैठा है लेकिन बैठे बैठे सारा काम करवा लेता है। देश में ऐसा कोई नहीं होता जो उसकी आज्ञा की अवहेलना करे। ये होती है करिश्माई सत्ता, ठीक है। अगर बात करें फिर इसकी बात करते हैं परंपरागत की, ठीक है। परंपरागत सत्ता क्या होती है? परंपरागत सत्ता के अंदर जो मेन आधार जो होता है, जैसे इसमें आधार क्या थी? भावनाएं थी। तो इसमें आधार क्या होता है? आधार होती है परंपरा, ठीक है। या यूं कह सकते हो इतिहास। परंपरा या इतिहास, क्योंकि इतिहास का दूसरा नाम क्या है? परंपरा। कि पहले उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करते आ रहे हैं, ये परंपराएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें आधार क्या हुआ? परंपरा एवं इतिहास।
इसमें व्यक्ति या बात करेंगे अपन वंश की, कि व्यक्तियों का जो वंश है, वंश के अनुसार जो कार्य होता जा रहा है वही कार्य वर्तमान में भी होगा। ठीक है। इसमें तर्क एवं बुद्धि जो संगतता है उसका अभाव रहेगा, इसमें तर्क वितर्क का अभाव रहेगा। ठीक है। और बात करें बुद्धि संगतता, इन दोनों चीज़ों का क्या रहेगा, अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ आपको, शायद जल्दी समझ में आ जाएगी, कि घर के अंदर घर की सत्ता किसके हाथ में होती है, किसी बड़े बुजुर्ग के हाथ में होती है। मानिए यूँ कह सकते हैं वृद्धजनों की सत्ता, घर में वृद्धजनों की सत्ता, मानी घर में बूढ़े लोगों के हाथ में क्या होती है, सत्ता होती है। घर में शादी ब्याह वगैरह करने हो तो बड़े बूढ़ों की सलाह ली जाती है, कोई भी काम करे बड़े बूढ़ों की सलाह ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि पहले से लेते आ रहे हैं, पहले से लेते आ रहे हैं, माना जाता है उनको अधिक अनुभव होता है। अनुभवी व्यक्ति हो चाहे नहीं हो, लेकिन परंपरा है साहब, घर में बड़े बूढ़ों की तो मानी जाएगी। तो यही क्या है, परंपरागत सत्ता हो जाएगी, परंपरागत सत्ता हो जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, अगर नेतृत्व चमत्कारिक है, अगर लोगों की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं तो करिश्माई सत्ता, और जो परंपरागत वंशानुगत जो निभाते आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, परंपरागत सत्ता। इसका अच्छा उदाहरण ये हो सकता है, घर में बड़े बूढ़ों के कहना माना जाता है, बड़े बूढ़ों के हाथ में घर की सत्ता होती है। क्यों होती है, क्योंकि वह पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए आज अपन भी निभा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गई परंपरागत सत्ता। थर्ड इसकी बात करेंगे अपन, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ लिख रहा हूँ इसको, कानूनी तर्क संगत, कानूनी तर्क संगत, कानूनी या तर्क संगत सत्ता की बात करें अपन, कानूनी या तर्क संगत सत्ता, ये क्या होती है। इसमें देखो, इसका जो आधार होता है, इसका जो आधार होता है, आधार क्या होता है, पद। क्या होता है इसका आधार, कोई ना कोई पद होगा। ठीक है, उस पद में कानून जो सत्ता निहित है, ठीक है, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। याद रखना, मेन कार्य किसका होता है, पद का होता है। जैसे उदाहरण बताता हूँ, जैसे एक शिक्षक की सत्ता, शिक्षक की सत्ता, ऐसे बात करें कलेक्टर की सत्ता, ऐसे बात करें पीएम की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में जिस व्यक्ति के पास जो सत्ता होती है वो उसके अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार पद हो जाएगा। ठीक है, और इस पद को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है वो क्या करता है, सत्ता का प्रयोग करेगा। जैसे मान लो क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 50 बच्चों को मेंटेन कर रहा है एक शिक्षक। ठीक है, शिक्षक जैसा आदेश देगा वैसे बच्चों को मानना ही पड़ेगा। पूरे जिले को संभाल रहा है कलेक्टर, तो कलेक्टर जो आदेश देगा पूरे जिले को मानना पड़ेगा। पूरे देश को संभाल रहा है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का जो आदेश रहेगा वो सबको मानना पड़ेगा। ये होती है कानूनी या तर्क संगत सत्ता। मान के चलो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अभी पीएम की पोस्ट पे नहीं होते ये, और फिर जनता को ये आदेश देते कि दीपक जलाओ, थालियाँ ताड़ियाँ बजाओ, तो क्या कोई बात मानता उनकी, नहीं। जैसे उन्होंने पीएम पद धारण किया, पीएम पद धारण करने के बाद कुछ भी वो आदेश देंगे, कुछ भी XYZ जो भी आदेश देंगे वो जनता को मानना ही पड़ेगा। ये होती है कानूनी तर्क संगत सत्ता। तो हो सकता है टुकड़ों में आपसे प्रश्न पूछ ले, करिश्माई सत्ता का उदाहरण बताओ, तो हो सकता है ये पूछ ले आपको, महात्मा गांधी, हिटलर वगैरह, नेहरू जी, मोदी जी वगैरह, कुछ भी पूछा जा सकता है। तर्क संगत सत्ता, शिक्षक हो गया, कलेक्टर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। वृद्धजनों की मतलब वृद्धजनों की जो सत्ता है वो किसका उदाहरण माना जाता है, परंपरागत सत्ता का उदाहरण माना जाता है। तो वस्तुनिष्ठ पूछा जा सकता है, अति लघुतरात्मक पूछा जा सकता है, और लघुतरात्मक में हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने रूप होते हैं। और ये जो सत्ता के रूप पढ़े हैं किसके अनुसार पढ़े हैं अपन ने, किसके अनुसार पढ़े हैं, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर के अनुसार। याद रखना 3-4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होते हैं। सत्ता के विभिन्न रूप, करिश्माई सत्ता तो उसके बारे में मैक्स वेबर, परंपरागत सत्ता मैक्स वेबर, कानूनी तर्क संगत सत्ता मैक्स वेबर। ठीक है, तो मैक्स वेबर के अनुसार अपन ने पढ़ ली
कि सत्ता के विविध रूप, मानी सत्ता के रूप पढ़ लिए अपन ने। ठीक है, ऐसे ही एक प्रश्न और पूछ ले आप लोगों से कि शक्ति के संदर्भ में पूछ ले, शक्ति के संदर्भ में नारीवादी सिद्धांत। ठीक है, शक्ति के संदर्भ को छोड़ो, पूछ ले नारीवादी सिद्धांत क्या है। अगर ऐसा पूछ ले तो फिर क्या करोगे आप, क्या जवाब होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो जवाब ये होना चाहिए कि नारीवादी सिद्धांत में क्या होता है कि समाज में शक्ति की विभाजन का आधार क्या होता है। शक्ति के, मैं यहाँ थोड़ा सा बेसिक लिख देता हूँ, शक्ति के विभाजन का आधार क्या होता है, लैंगिक। ठीक है, मानी स्त्री पुरुष। लैंगिक का मतलब होता है स्त्री पुरुष की बात करेंगे। ऐसा नहीं होता जैसे कई बार समाज में सुन रखा हो आप लोगों ने, पुरुषों को ज़्यादा अधिकार है, महिलाओं को कम अधिकार है। हालांकि संविधान में तो बराबर अधिकार हैं, लेकिन अपने गांव में ये होता है कि ये तो आदमी है, ये तो इसको छूट है, औरतों को घर में रहना चाहिए, करना चाहिए, पुरुष तो कुछ भी कर सकते हैं, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, महिलाओं का काम केवल चूल्हा चौका संभालना होता है। इस प्रकार की जो शक्तियों का जो विभाजन है ये नारीवादी सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। इसमें समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है, जो महिलाओं के ऊपर क्या करते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज होता है, पुरुष प्रधान समाज होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुरुष प्रधान। ये पुरुष प्रधान समाज क्या करता है, अपनी शक्ति का प्रयोग किन पे करेंगे, महिलाओं पर। तो महिलाएं क्या हो जाएंगी, परेशान हो जाएगी। महिलाएं क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। परेशान होकर के अपनी मुक्ति के लिए, किसके लिए, अपनी मुक्ति के लिए क्या चलाएगी, आंदोलन। क्या चलाएगी, आंदोलन चलाएगी। यही क्या है, नारीवादी आंदोलन। सबसे पहले ये मुक्ति आंदोलन कहाँ चलाया गया था, यूरोप में। कहाँ चलाया गया था, यूरोप में। दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि समाज में शक्ति का विभाजन का जो आधार है वो क्या है, लैंगिक, मानी पुरुष और स्त्री। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए समाज की सारी शक्तियाँ किनके हाथ में हैं, पुरुषों के हाथ में हैं। ठीक है, अब पुरुष अपनी शक्ति का प्रयोग किन पे करते हैं, महिलाओं पे करते हैं। सारे दिन तो क्या है, इधर उधर रोते फिरते हैं, काम दाम कुछ करते नहीं हैं, दारू पानी पी के आते हैं और शाम को आते ही महिलाओं को परेशान करते हैं, दो चार उनके रख देते हैं, महिलाएं परेशान हो जाती है। तो महिलाओं ने एक कुछ पढ़ी लिखी जो महिलाएं थी वो एकत्रित होकर के अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने क्या चलाया, आंदोलन चलाया। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं। ये आंदोलन ने क्या कहलाया, नारीवादी आंदोलन या नारीवादी सिद्धांत, जिसमें पुरुषों की पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि पुरुष और स्त्रियां सब क्या होती है, बराबर होते हैं। पुरुष प्रधान, जब पुरुष जो अपना पितृसत्तात्मक जो प्रभाव है ना कि समाज में या घर में पुरुष की चलनी चाहिए, महिलाओं की नहीं चलनी चाहिए, इस चीज़ का वो अंत करना चाहती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। और मैं बार बार हर वीडियो में शायद आप लोगों को ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम निश्चित रूप से लगेगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप में कई बार चैटिंग वगैरह चलती रहती है बच्चों के बीच में, तो मैं देखता रहता हूँ कि कभी कौन सा वीडियो डालते रहते हैं, जो फेक वीडियो आते हैं यूट्यूब से कि एग्ज़ाम रद्द कर दी गई, एग्ज़ाम नहीं लगेगी, 10वीं 12वीं के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ जो फैला रहे हैं, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस प्रकार की भ्रांतियाँ ना फैलाएं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दिया जाए। जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं वो मत पढ़ो। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मत पढ़ो, लेकिन प्रयास ये करूँगा पढ़ो। लेकिन जो बिल्कुल ही ठीक है, पढ़ना ही नहीं चाहते, हर वीडियो में ये कहते कहते भी मतलब वो डालते रहते हैं ग्रुप पे कि मतलब एग्ज़ाम रद्द कर दी गई, तो भाई ये अपना ज्ञान अपने पास रखो आप लोग, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। दूसरी बात, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इन वीडियो को, ताकि मैं अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा और वीडियो बना सकूं। हर क्वेश्चन की भाषा को और अधिक सरल बना करके आपके सामने पेश करने का प्रयास करूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगा कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो
फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा वो काम, इसलिए आप ऐसा ना करें। क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम के लिए समय मिल रहा है उसको पूरा ढंग से काम में लें। कोई भी पर्सन समझ में नहीं आए सीधा कमेंट करो, आप मेरे को कमेंट करो। टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, फेसबुक हैं, किसी पे भी आप कमेंट कर सकते हो। सीधी सी बात है, यूट्यूब चैनल चल रहा है तो उसके वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें आप कमेंट करो, क्या समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्वेश्चन पूछा करो, जो भी आपको समझ में नहीं है क्वेश्चन पूछा करो आप लोग। और जितना हो सके उतना पढ़ने का प्रयास करोगे तो अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। आपने जो टारगेट ले रखा था वो टारगेट पूरा हो जाएगा आप लोगों का। बाकी अदरवाइज मुझे पता है, जहाँ तक बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते हैं कि सर एग्ज़ाम लगेगी ही नहीं, तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है नहीं लगेगी एग्ज़ाम, तो वो अब मैं तो उनको क्या कहूँ, खैर खुद ही समझदार है, मैं उनको पढ़ने के लिए तो मना नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम दूसरों को भ्रमित ना करें वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न छोटा इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि नारीवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में जो शक्तियों का विभाजन का आधार क्या है। तो समाज में शक्तियों का विभाजन का आधार क्या बताएं, लैंगिक। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान दिया करो, समझा करो। अगले क्वेश्चन की बात करें जो 2018 के अंदर अभी हाल ही में आया हुआ था, अपने एक हेनरी फेयोल, शायद इसकी परिभाषा मैंने पहले पढ़ा दी लेकिन फिर भी दोबारा बता रहा हूँ। हेनरी फेयोल के द्वारा दी गई किसकी परिभाषा पूछी हुई है, सत्ता की परिभाषा। किसकी परिभाषा पूछी हुई है, सत्ता की परिभाषा। सत्ता की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई है, 2-3 बार पूछी हुई है, रिपीट हो सकती है इस बार, पूरे चांस बनते हैं। तो हेनरी फेयोल ने सत्ता की क्या परिभाषा दी थी वो अपने को बताना है कि सत्ता क्या होती है। सत्ता आदेश देने का अधिकार, आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है, ठीक है। तो हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता क्या है, आदेश देने का अधिकार है और उस दिए हुए आदेश की पालना करवाने की क्या है, शक्ति है। मानी सत्ता क्या है, सत्ता में क्या है, आदेश दिया जा सकता है और आदेश की पालना करवाई जा सकती है, यही क्या है, सत्ता है। किसके अनुसार है, हेनरी फेयोल के अनुसार। हेनरी फेयोल के अनुसार। एक छोटा प्रश्न पूछा हुआ है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के 2 प्रणेताओं के नाम बताना अपने को। विशिष्ट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत हैं उनके कोई 2 प्रणेता बताना है, 2 प्रणेता बताना है अपने को, ठीक है। 2 प्रणेता में जैसे पहला तो अपन पढ़ेंगे विल्फ्रेड परेटो और दूसरा पढ़ेंगे गीतानो मॉस्का। दोनों का नाम जरूर याद रखना, आप लोग पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछ लेते हैं। ये तो बता दिया था ना मैंने आपको, वर्ग संघर्ष का इतिहास कथन किसका है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स का। नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक लाइन है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये जो लाइन है, ये परिभाषा किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। देखो मैं कोई वो पाठ नहीं पढ़ा रहा आपको, जैसे कि स्कूल में पढ़ाते हैं कि हर लाइन टू लाइन पढ़ा दो सर, ये वो नहीं, वो नहीं पढ़ा रहा मैं। यहाँ 100% ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी मैं बताऊँ वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आए, ऐसा पूरा प्रयास कर रहा हूँ। माने 99.99% पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ इसे बाहर नहीं आएगा, ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, इनको याद करते जाइए, ठीक है। तो मतलब वो अब टाइम जा चुका है कि जो मतलब पूरा विस्तार से बताया जाए। ये मान के चलो कि एक तरह से एक क्रैश कोर्स चल रहा है आप लोगों का, जिसमें अधिकांशतः क्वेश्चन मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि 100% ही मिले, लेकिन 99.99% इसमें क्वेश्चन
मिलने की संभावना है, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते जाइए। एक प्रश्न आया हुआ था कि वेदता प्राप्त करने के प्रमुख साधन कौन से हैं। वेदता प्राप्त करने के प्रमुख साधन, वेदता प्राप्त करने के प्रमुख साधन बताए थे मैंने आपको, जैसे मतदान, पहले पढ़ा चुका मैं ये, जनमत जो फर्स्ट वीडियो था उसी में पढ़ा दिया था, संचार के साधन और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मान राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, ये पढ़ चुके अपन। ये वेदता प्राप्त करने के प्रमुख साधन है, पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है, अभी हाल ही में 2019 के अंदर एक प्रश्न आया, रिपीट हो सकता है एक प्रश्न, शक्ति और बल में अंतर, मानी उदाहरण देके बताना है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो शक्ति हमारे को दिखाई देती है क्या? नहीं। इसलिए शक्ति क्या है? एक शक्ति, यहाँ लिख देता हूँ, शक्ति एक प्रच्छन्न का मतलब छुपी हुई, अप्रकट, दिखाई न दे, तथा मनोवैज्ञानिक क्षमता है। उदाहरण के लिए अभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उदाहरण में अच्छे से उदाहरण देखिए, बताऊंगा कि क्वेश्चन उदाहरण का पूछा हुआ था कि शक्ति क्या है? प्रच्छन्न मानी छुपी हुई। अभी कई बार 10th में से पढ़ा होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न शब्द पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न का मतलब छुपी हुई, अप्रकट, दिखाई न दे, मनोवैज्ञानिक, जो मन में सिर्फ सोच ही लेते हैं अपन, मन में डर हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण बताऊं आपको, कुत्ते खाते हैं, कुत्ते काटते हैं, छोटा बच्चा कुत्ते को देखकर डर जाता है, बिना काटे भी डर जाता है, क्यों? सुना हुआ तो कुत्ते काटते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं दिया उसको, बस ये है कि कुत्ते काटते हैं, कुत्ते को देखते हुए डरने लग जाएगा। ये क्या है? शक्ति है, अप्रच्छन्न, जो बिना प्रकट ही अपने को लग जाते हैं। जबकि जो बल होता है ना, बल क्या होता है? प्रकट तथा भौतिक क्षमता, प्रकट तथा भौतिक क्षमता है। उदाहरण बताता हूं आपको एक। ठीक है, एक पुलिस वाला होता है, पुलिस के पास में अपराधी को दंडित करने की शक्ति है। ठीक है, जैसे मान लो ये पुलिस है, ठीक है, पुलिस के पास में क्या है? जैसे मान लो ये अपराधी है, तो ये अपराधी को क्या कर सकती है? दंडित कर सकती है। पुलिस क्या कर सकती है? अपराधी को दंडित कर सकती है। लेकिन जब वह वास्तव में उसे दंड देती है, जो आर्थिक व शारीरिक कुछ भी हो सकता है, तब वह बल का प्रयोग करती है। ठीक है, पुलिस को देखते ही लोग डर जाते हैं। ये डरना क्या है? शक्ति है। दंडित कैसे करेगी? ठीक है, हो सकता है कुछ जुर्माना लगा दे, जुर्माना दिखेगा, ये क्या है? बल है। दिखेगा तो किसका मतलब ये क्या है? बल है। ठीक है, या हो सकता है शारीरिक पीड़ा पहुंचा दे, शारीरिक ठोक पीन दे उसको, 2-4 धुलाई कर, 2-4 डंडे लगा, सपा ठोक दे। अभी लॉकडाउन के अंदर पुलिस के द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा, बल का प्रयोग किया जा रहा है, बल का, जो दिखाई भी देता है। बहुत से लोगों को मोरे बुला रहे, पिछले लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मोरे बुलाए थे। अभी तो खैर कुछ नहीं मोरे बुला रहे, माने बहुत से लोगों को सपाट ठोकी थी पुलिस ने। तो पुलिस के द्वारा जो सपाट ठोकना, 2-4-5-7 डंडे लगाना, ये क्या है? बल है। लेकिन पुलिस को देखते जो अपने मन में जो डर पैदा हो जाता है बिना कुछ किए ही, ठीक है, ओ पुलिस की गाड़ी जा रही, ऐसे जो मन में सोचते हैं ना, ये क्या है? शक्ति है। वो क्या है? शक्ति है। लेकिन पुलिस आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से जो प्रभाव दिखाती है, वो क्या होता है? बल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए ना,
कमेंट कर दिया करो, आप लोग कमेंट कर दिया करो। सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं, सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सबके जवाब दूंगा, लेकिन आप कमेंट किया करो ताकि मुझे पता रह जाए कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। अभी देखो, मैं बार बार कई बार शब्द बोलता रहता हूँ कि जैसे मान लो कोई पर्सन 2018 में आ गया, 19 में नहीं आया, मान लो ये 2000 से मान लो 19 है, इसमें नहीं आया, 18 में आ गया, फिर एक साल छोड़ के इसमें आ जाए, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार रिपीट हो जाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन का उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। पर्सन लिख रहा हूँ मैं, शक्ति एवं प्रभाव में दो अंतर बताइए। शक्ति और प्रभाव में दो अंतर बताइए। ऐसा पर ये पर्सन 2018 में आया, 2020 में भी आया, रिपीट हो जाते हैं। बना रखा है मैंने एक ऐसा पेपर कि अब तक के एग्जामों में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी ही देने वाला हूं मैं आप लोगों को। लेकिन आप लोग बस जुड़े रहिए और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कितने बच्चे देखते हैं वीडियो को, कितने बच्चे नहीं देखते, ताकि मुझे पता रह जाए। ठीक है, अब देखो दो अंतर बताने अपने को। अब इसका आंसर भी कर लेते हैं हाथों हाथ ही। शक्ति दमनात्मक होती है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। समझो इसको। शक्ति से किसी भी चीज़ का दमन किया जा सकता है, दबाया जा सकता है किसी भी चीज़ को, लेकिन प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। सीधी सी भाषा में अपने लोकल लैंग्वेज में समझो कि किसी व्यक्ति के मन में किसी चीज़ के प्रति डर होता है, वो डर ही क्या है? प्रभाव है। डर ही क्या है? प्रभाव है। बाई चांस मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसको देखने के बाद में 4-5 दिन तक सभी लोग क्या करते हैं? अपनी बाइक बहुत धीरे चलाते हैं। सबके मन में क्या होता है? डर। ये प्रभाव है। यही क्या है? प्रभाव है। जो लोगों के मन में डर होता है ना, यही क्या है? प्रभाव है। पुलिस को देखते मन डर जाते हैं, ये क्या है? प्रभाव है। बाकी जो बच गया वो शक्ति है। बाकी जो भी बच गया वो क्या है? शक्ति है। शक्ति में क्या होता है? किसी भी चीज़ का दमन किया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन प्रभाव, कहते हैं ना लोगों के मस्तिष्क में प्रभाव, ठीक है ना, कई दिनों तक। जैसे सुना होगा पुरानी फिल्मों का डायलॉग, गब्बर का, है ना, गब्बर का डायलॉग है ना, कि जब भी छोटा बच्चा अगर मतलब रोता है या सोता नहीं है तो उसकी माँ कह देती है सो जा बेटे वरना गब्बर आ जाएगा, तो चुपचाप सो जाता है। क्यों? छोटा बच्चा की गब्बर को जानता है नहीं ना, लेकिन फिर भी उसके दिमाग के ऊपर उसका प्रभाव बरकरार है। पता नहीं कौन सी चीज़ है गब्बर जो खा जाएगी, आती है ना। इस प्रकार जो मस्तिष्क में जिस चीज़ का प्रभाव हो जाए वही क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव। दिमाग से वो जो चीज़ निकले ही नहीं, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है। शक्ति में क्या होता है? किसी भी चीज़ का दमन किया जा सकता है। दूसरा है शक्ति संबंधात्मक नहीं होती, जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है। शक्ति में किसी चीज़ के प्रति संबंध बने नहीं बने कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रभाव में हमेशा संबंध बनेगा। संबंध सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। किसी चीज़ का अपने दिमाग के ऊपर जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव भी जा सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कमेंट करें, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है। तो इस पार्ट में जो अपन पढ़ रहे थे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और लघुतरात्मक क्वेश्चनों की जो श्रृंखला चल रही थी, तो ये कंप्लीट हुआ। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। कल अपन इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, अभी अपन बड़े क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कहीं आप ये सोचो कि सर बड़े क्वेश्चन तो करवाए नहीं, अधूरे क्वेश्चन क्यों करवाए? नहीं, बड़े क्वेश्चनों की अलग श्रृंखला चलेगी। अभी केवल अपन छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी अपन क्या कर रहे हैं? केवल और केवल छोटे क्वेश्चनों की श्रृंखला चला रखी है। और आप कमेंट करके बताया करो हमारे को। अगला चैप्टर चलेगा, 3rd चैप्टर आता है धर्म का। तो धर्म का चैप्टर जो था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है।
अब आएगा स्वतंत्रता एवं समानता। स्वतंत्रता एवं समानता वाला ये वाला चैप्टर करेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।